तो दोस्तों बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक सुपरहिट मलयालम हॉरर कॉमेडी फिल्म जिसका नाम है सर्वम माया, यानी कि सब माया है। और यहाँ मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसमें आप कुछ ज़्यादा तगड़ा हॉरर एक्सपेक्ट मत करना। ये एक लाइट हॉरर कॉमेडी फिल्म है टारगेटेड टू फैमिली ऑडियंस। बाकी इसकी कहानी बहुत अच्छी है, दिल को छूने वाली। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है प्रबिंदु नाम के लड़के की, जो कि एक इलेक्ट्रिक गिटारिस्ट होता है। एक रात वो अपने ऑर्केस्ट्रा टीम के साथ एक शो में परफॉर्म कर रहा था और इस शो के बाद इनका अगला कॉन्सर्ट था यूरोप में। तो एक तरफ इनका शो चल रहा था और बाहर जो बस में इनका मैनेजर था वो ये चेक कर रहा था कि सबके वीजा आ गए कि नहीं आ गए। तो 15 में से 14 लोगों के तो वीजा आ गए थे, लेकिन सिर्फ प्रबिंदु का ही नहीं आया था क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स ने उसका नाम टूर से हटा दिया था। तो मतलब अब वो नहीं जा रहा था। लेकिन भाई को इसका कोई आइडिया नहीं। वो तो शो खत्म करके आया, बस में बैठा और जैकेट वैकेट ऑर्डर कर रहा था कि यूरोप में पहनूंगा। तो वो जो मैनेजर था वो उसको सच्चाई बताने आता है। पहले तो कहता है कि और भाई क्या चल रहा है। तो ये कहता है अरे वो यूरोप टूर के लिए नई जैकेट ऑर्डर कर रहा था, 1 मिनट जरा ओटीपी डाल लूं। तो ये उसे रोक देता है, भाई रुक जा, ओटीपी मत डाल, तू यूरोप टूर पर नहीं जा रहा। ये कहता है नहीं जा रहा मतलब। तब मैनेजर उसको बताता है कि 15 लोगों के हिसाब से बजट कम पड़ रहा था तो तुझे कट कर दिया है। इसके बाद बस एक ढाबे पर रुकती है, बाकी बात ये लोग वहां करते हैं। पर बिंदु का कहना था कि बजट कम था तो पहले बताना था। अब वो अपने रेंट वाला रूम भी खाली कर दिया क्योंकि 2 महीने तो यूरोप में रहना है, तो यहाँ पर फालतू में रेंट क्यों देता। अब मैनेजर कहता कि उसको भी क्या पता था कि साला एक इन्वेस्टर एंड टाइम पर हाथ खींच लेगा, उसकी वजह से बजट कम पड़ गया। लेकिन फिर मैनेजर प्रबिंदु से कहता है कि अगर वो अपना घर नहीं छोड़ा होता तो ऐसे धक्के नहीं खाता फिरता, बल्कि वो तो इतना कैपेबल होता कि अकेले ऐसे पूरे टूर का खर्चा उठा ले। और अब यहाँ पर यह पता चलता है कि जो प्रबिंदु है वो एक बहुत बड़े पंडितों की फैमिली से बिलोंग करता है। गिटार बजाने से पहले वो भी पंडिताई करता था, उसको सारे कर्म कांड आते थे, जनेऊ वगैरह सब हो रखा था। लेकिन फिर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा घटा जिससे भगवान पर से उसकी आस्था खत्म हो गई और ये बन गया नास्तिक। इसलिए फिर वो अपनी पंडिताई छोड़ दिया, घर भी छोड़ दिया और जो उसका पैशन था गिटार बजाना, फिर उसी को अपना प्रोफेशन बना लिया। लेकिन एज अ गिटारिस्ट उसका कुछ खास हो नहीं रहा था। वो एक स्टर्लिंग आर्टिस्ट था, कुछ खास कमाई नहीं हो पाती थी। जबकि प्रबिंदु के जो पिताजी हैं वो बहुत बड़े पुजारी हैं और इसका जो भाई है वो बड़ी बड़ी पूजाएं करवाता है, वीआईपी पूजा करवाता है, वो भी बाहर विदेशों में। कुल मिलाकर प्रबिंदु के परिवार के पास नाम पैसा सब है और इसीलिए मैनेजर का कहना था कि बताओ इतनी बड़ी लेगेसी को छोड़कर तो गिटार बजा रहा है, धक्के खा रहा है सिर्फ अपने ईगो की वजह से। तो ऑफेंड हो गया। कहता है कि अगर कोई अपनी आस्था छोड़कर नास्तिक बनता है तो ये उसकी अपनी चॉइस है, ये उसका ईगो नहीं है, आत्मविश्वास है। मैनेजर कहता है भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन आत्मविश्वास से तू 2 महीने कैसे कटेगा। इसलिए वो तो उसे यही सलाह देता है कि देख तेरे पिता का 70th बर्थडे आ रहा है, तुझे बुलाया भी है, तो तू घर चले जा और 2 महीने वही रह, रहने खाने का सब हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं फिर। लेकिन प्रबिंदु की दिक्कत ये थी कि उसके अपने पिता से कुछ खास नहीं बनती थी। वो तो मैसेज भी नहीं किए थे, इसका भाई किया था और कह रहा था कि तू आएगा तो पिताजी को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन भाई इसको तो नहीं जाना था, इसने तो रिप्लाई तक नहीं किया था। लेकिन अब इसको लगता है कि भाई जाना ही पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है। और पता है क्या रिप्लाई करता है कि भाई बिजी हूँ, ट्राई करता हूँ। और अगले दिन पहुंच जाता है जहाँ घर पर पार्टी चल रही थी, कई सारे मेहमान आए हुए थे, उसके पिताजी और भाई सबसे बातें कर रहे थे। लेकिन ये उनको ज्वाइन ना करते हुए घर में पीछे से एंटर करता है और सीधा जाता है अपने चाचा के रूम में। क्योंकि इसके अपने पिता से नहीं बनती थी, लेकिन चाचा से तो बहुत बनती थी और चाचा वैसे काफी सही आदमी थे। बस उनकी एक गंदी आदत थी, वो करके फ्लश नहीं करते थे। अभी भी बाथरूम गंदा रहा था कि अरे चाचा ये तुम्हारी आदत कब सुधरेगी, फ्लश क्यों नहीं करते हो। इसके बाद हम प्रबिंदु के कजन रुपेश को देखते हैं और वो भी पुजारी होता है। उसका एक असिस्टेंट भी था श्री कुट्टा, और ये श्री कुट्टा जो था वो काफी ओवर स्मार्ट काइया चंद टाइप का आदमी था। वो ज्यादा काम भी नहीं करता था लेकिन दक्षिणा में पूरा हिस्सा लेता था। ऊपर से ऐसे दिखाता था कि जैसे वो रुपेश का असिस्टेंट बन के उस पर कोई एहसान कर रहा है। इसलिए रुपेश उसे तंग आ चुका था और वो कोई नया बंदा ढूंढ रहा था उसे रिप्लेस करने के लिए। दूसरी तरफ प्रबिंदु को एक म्यूजिक एल्बम में काम मिलता है तो स्टूडियो जाकर रिकॉर्डिंग वगैरह कर देता है। लेकिन लो बजट म्यूजिक एल्बम था तो कुछ खास पैसे नहीं मिलते। प्रबिंदु समझ गया था कि अभी के लिए इस काम से तो गुजारा नहीं होने वाला, पार्ट टाइम के लिए कुछ और काम ढूंढना पड़ेगा। तो फिर ये अपने कजन रुपेश के पास ही जाता है, कहता है भाई कुछ काम दिलवा दे यार, कटकी चल रही है। रुपेश कहता है ठीक है भाई, अपने पास तो कई तरह के काम है, अच्छा दावतों में सेवा करेगा। तो मना कर देता कि नहीं यार वहाँ बहुत लोग होते हैं, शोर होता है, मुझसे नहीं होगा। रुपेश कहता तो भाई सब्जी काट ले, ये भी इसको नहीं करना था। कहता है कि नहीं भाई हाथ कट गया तो गिटार नहीं बजा पाऊंगा। इसलिए वो प्रबिंदु से कहता है कि भाई तू असिस्टेंट बन जा मेरा। लेकिन प्रबिंदु इसे भी मना करने लगता है कि भाई भगवान में अब मेरी आस्था नहीं रही है तो मैं पूजा कैसे कर सकता हूँ। लेकिन फिर अगले दिन उसकी हालत बिल्कुल कंगाल वाली हो गई, अकाउंट 0। तो फिर वो चाचा के पास जाता है कि कुछ पैसे दे दो चाचा। लेकिन चाचा कह देते हैं कि अपने पापा से मांगो।
तो अब मजबूरी में ये अपने पापा के पास जाता है कि पापा वो कुछ पैसे चाहिए। पापा पूछते हैं कितने चाहिए, तो ये कहता है कि 200। फिर वो पूछते हैं कि 200 किस लिए चाहिए, तो कहता है कि बस ऐसे ही बाहर टहलने जा रहा हूँ तो चाय वाय भी पी लूंगा। तो पता है उसके पापा क्या करते हैं, पहले से बनी हुई चाय रखी थी बोतल में, वो लेकर आते हैं कि ले भाई चाय। और उसके ऊपर मेहमानों के सामने सुनाते भी हैं कि बताओ आजकल के बच्चे चाय पीने के लिए भी बाहर जाना है। फिर चाचा भी उसकी मौज लेते हैं कि और करवाली बेची थी। वो जानबूझकर उसे भेजते उसके पिता के पास, उन्हें पता था कि यही होगा। और फिर वो उसे समझाते हैं कि देख, तू अपनी जिद के चलते अपने ज्ञान और टैलेंट को वेस्ट कर रहा है, जबकि तू इनसे पैसे कमा सकता है, तो क्यों नहीं कमाता। तब जाकर इसको समझ आती है और फिर वो सीधा जाता है रुपेश के पास और उससे कहता है कि मैं तैयार हूँ। बस फिर क्या था, प्रबिंदु अब फिर से जनेऊ धारण कर लेता है और फिर ये दोनों मिलकर कई सारी पूजाएं करवाते हैं। किसी ने नया घर लिया तो वहाँ पूजा, दुकान खोला वहाँ पूजा, कोई जिम खोला वहाँ पूजा। तो प्रबिंदु के पास अब काम की कमी नहीं थी और अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे, जिससे कि अब उसकी कड़की चली गई, जिससे कि वो काफी खुश था। इसी दौरान किसी ने अपना नया मकान बनवाया था तो वहां भी इनको बुलाया जाता है और वहां पर अभी भी कुछ काम चल रहा था। जैसे एक आदमी वहां पर झूला लगा रहा था, तो रुपेश आकर वो देखने लगता है, पूछता है कि और झूला कैसा है, बढ़िया मजबूत है, कितने जने बैठ जाएंगे। तो जो बनाने वाला था ना, वो तो चौड़ में बोल देता है कि पूरा मोहल्ला बैठा लो तब भी नहीं गिरेगा। ये सुनकर एक आदमी उसको चैलेंज कर देता है कि ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मत बोल। तो वो बनाने वाला ऑफेंड हो गया और दिखाने के लिए कि उसने कितना मजबूत झूला बनाया है, सबको बुला बुला कर बैठाने लगता है। औरतें बच्चे रुपेश तक बैठ जाता है। इसी दौरान रुपेश एक और बच्चे को अपने ऊपर बैठा लेता है कि आजा तू भी आजा, और उसके बैठते ही झूला गिर गया। अब बाकी लोगों को तो इतनी चोट नहीं आई, लेकिन रुपेश को बहुत चोट आ गई क्योंकि सबके नीचे वो दब गया था, जिसकी वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई कि अब वो काम नहीं कर सकता था। डॉक्टर भी बोल दिया कि महीनों भर लगेंगे ठीक होने में। तो ऐसे में वो क्या करता है कि प्रबिंदु से एक डील करता है कि पूजा का सारा काम अब प्रबिंदु करेगा और क्लाइंट जो है वो रुपेश दिलवाएगा, इसीलिए 50% शेयर वो भी रखेगा। लेकिन प्रबिंदु इसके लिए एग्री नहीं होता कि ये तो सही नहीं है, मतलब सारा काम मैं करूं, पूजा मैं करूं, ये बस क्लाइंट लेकर आएगा और 50% लेगा। लेकिन देखा जाए तो पलटा रुपेश का ही भारी था, उसके पास लोग थे, कनेक्शन थे और इसकी मजबूरी थी, लेकिन मोल भाव तो कर ही सकता था। तो ये फिर 60% मांगता है और वो मान भी जाता है कि चलो ठीक है 60-40। तो इस तरह इनकी डील हो जाती है और फिर प्रबिंदु अकेले ही सारी पूजाएं करवा रहा था। दक्षिणा का 60% वो रखता था, 40% रुपेश को देता था। साथ साथ उसके म्यूजिक करियर में भी तरक्की मिलने लगी थी। मुंबई का एक बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर प्रबिंदु के साथ काम करना चाहता था, वो कभी भी उसे वीडियो सेशन के लिए बुला सकता था। तो प्रबिंदु के लाइफ में सब बढ़िया चल रहा था, पॉजिटिव चल रहा था। और फिर एक दिन उसे रुपेश का कॉल आता है, जो कि उसे बिल्कुल ही अलग तरह की पूजा का काम देता है जो उसने अब तक नहीं किया था, मतलब भूत भगाने की पूजा। कोई 12वीं का लड़का है, उसको कुछ दिक्कत है, कहते हैं कि उस पर भूत आ गया है तो उसे उतारने के लिए पूजा करनी है। लेकिन प्रबिंदु मना करने लगता है कि यार मुझे इस तरह की पूजा नहीं आती। तो रुपेश कहता है भाई करेगा नहीं तो सीखेगा कैसे, वैसे भी पैसे थोड़े ज्यादा मिल रहे हैं, मना मत कर। बाकी मंत्र और विधि की पीडीएफ बनाकर मैं तुझे व्हाट्सएप कर दूंगा, जैसे बाकी पूजा करी है वैसे ही करना है, बस आग और फूल थोड़े ज्यादा बढ़ा देना। पर बिंदु मान जाता है कि चलो ठीक है कर लूंगा। पूजा का वक्त रुपेश 6 बजे का बताया था, तो ये 6 बजे ही सामान वगैरह लेकर पहुंच जाता है। अब उसका जो ऑटो वाला था वो पूछता है कि सर ये इतनी रात को कौन सी पूजा है, कोई देवी की पूजा है? तो ये बताता है कि नहीं, भूत भगाने की। और ये सुनते ही ऑटो वाले की हालत हो गई खराब और तुरंत बिल्डिंग से बाहर निकल गया। वहीं वेट किया। फिर इधर प्रबिंदु उस लड़के के फ्लैट में जाता है, वहां पर अपना सेटअप वगैरह लगाता है, उसके पिता से बात करता है कि आपने इसे डॉक्टर वगैरह को नहीं दिखाया। तो उसके पिता बताते हैं कि एक बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाया है, उसकी दवाई भी चल रही है, लेकिन मेरी पत्नी जिद करने लगी कि पूजा भी करवा लो। वैसे मैं नहीं मानता इन सब में। तभी लड़के को उसकी माँ लेकर आती है, उसका नाम था अविनाश और उसे भी गिटार बजाना पसंद था और वो फूडी भी था, खूब खाना वाना खाता था। लेकिन अब ना तो वो गिटार बजाता है और ना ही ठीक से खाना खा रहा था, बहुत डरा डरा सा रहता है, किसी से आई कांटेक्ट भी नहीं करता है। उसकी माँ बताती है कि इसे कोई लड़की दिखती है जो उसे हर जगह फॉलो करती है। लेकिन प्रवीण तो इन सब में मानता ही नहीं था, वो तो जैसे सीख वीख के आया था वैसे ही पूजा कर देता है। और पूजा के बाद वो लड़का सच में ठीक हो जाता है, उठकर सबसे बात बात करने लगता है, कहता है कि बहुत भूख लगी है और ब्रेड निकाल कर खाने लगता है। ये देख अविनाश के माँ बाप तो बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे ये तो चमत्कार हो गया। लेकिन प्रबिंदु तो शौक में था कि ये कैसे हुआ, ये सच में काम करता है। तभी फिर वो सब प्रबिंदु की तरफ देखते हैं तो ये तुरंत आंख बंद कर लेता है, एक्टिंग करने लगता है जैसे पूरे ध्यान के साथ पूजा कर रहा है। और फिर ये सब जब वो रुपेश को बताता है तो वो कहता है देखा मैंने जो तुम्हें मंत्र और विधि बताई थी ये उसका कमाल है। लेकिन प्रबिंदु कहता है अरे छोड़ो, वो पहले ही डॉक्टर को दिखा चुके थे, मुझे लगता है कि दवा का असर अब हुआ होगा। खैर अब जो भी हो, वो लड़का तो पूरी तरह ठीक हो गया था। लेकिन अब प्रबिंदु के साथ अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। अगली सुबह उसे ऑटो वाले का कॉल आता है, वो उसके लिए मूर्तियां खरीद रहा था और व्हाट्सएप करके पूछ रहा था कि कौन सी लेनी है। प्रबिंदु कहता है कि ये छोटी वाली ले लो। फिर ऑटो वाला पूछता है कि अच्छा ये आपकी डीपी में चाइनीज लड़का कौन है? प्रबिंदु कहता है चाइनीज लड़का? वो डीपी देखता है तो वो कोई कोरियन सिंगर था
वो सोच में पड़ जाता है कि यार ये डीपी कैसे बदल गई मेरी अपने आप। खैर उसके पूजा का टाइम हो रहा था तो निकल जाता है और अपना अच्छे से पूजा करवा कर दक्षिणा लेकर ऑटो में निकल ही रहा था कि तभी वो जो रुपेश का पुराना असिस्टेंट था ना, बदमाश था, वो आता है और प्रबिंदु से कहता है कि अच्छा तो तू है जो रुपेश के साथ काम कर रहा है। पहले मैं करता था, देख पूजा तो तू ठीक से कर ले रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू नास्तिक है और अभी तो सिर्फ मैं जानता हूँ, लेकिन जब लोगों को ये पता चलेगा कि एक नास्तिक उनके यहाँ पूजा करवा रहा है, दक्षिणा ले रहा है, तो भाई बहुत पिटेगा तू। समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? और मेरा मुंह बंद रखना चाहता है तो मुझे भी कट देना पड़ेगा। इस तरह से वो प्रबिंदु को ब्लैकमेल करके जाने लगता है और प्रबिंदु परेशान भी हो जाता है कि अब मेरी दक्षिणा ये खा जाएगा। और ये तो खुश होकर जा रहा था अपना आराम से कि मैं तो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, लेकिन तभी अचानक ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो स्कूटी लेकर दुकान में घुस जाता है और बस बाल बाल ही बचाता मरने से, अपंग होने से। और ये देखकर जो ऑटो वाला था वो प्रबिंदु से डर जाता है। उसे लगता है कि इसमें कोई शक्ति है, इसलिए वो उससे गलत बोला तो इसके साथ ये हो गया। तो प्रबिंदु से कहता है कि पंडित जी मुझसे कभी अनजाने में गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन प्रबिंदु के लिए ये बस एक कोइंसिडेंस था। लेकिन फिर इसके बाद प्रबिंदु के घर एक डिलीवरी बॉय आता है पार्सल लेकर, लेकिन प्रबिंदु कहता है कि मैंने तो कुछ मंगाया ही नहीं, लगता है आप गलत जगह आ गए। लेकिन डिलीवरी बॉय कहता है कि नाम और घर का एड्रेस तो आपका ही है। प्रबिंदु देता है कि हाँ भाई नाम और एड्रेस तो मेरा ही है, लेकिन जब पीछे पैकेट पर लोगो देखता है तो कहता है कि ये ऐप तो मेरे फोन में है ही नहीं। कहता है कि नहीं ये मेरा ऑर्डर नहीं है, लेकिन उसके फोन में ओटीपी आ रही थी। बाद में फोन देखा तो वो ऐप उसके फोन में था और वो कोई लेडीज कुर्ती थी। प्रबिंदु को ये सब बहुत अजीब लगता है क्योंकि ना तो वो ये ऐप इंस्टॉल किया था, ना ही वो ऑर्डर किया था, और कुर्ती क्यों ऑर्डर करेगा वो। इससे भी अजीब बात ये थी कि इसकी पेमेंट भी हो रखी थी और वो भी इसी के क्रेडिट कार्ड से। खैर फिलहाल तो ऑर्डर रख लेता है कि इसे रिटर्न करके रिफंड ले लूंगा। फिर इसके बाद चाचा नोटिस करते हैं कि वो बहुत देर से फोन लेकर बैठा था। वो पूछता है कि मैं कब से तुझे देख रहा हूँ, फोन में ही घुसा पड़ा है। तो वो कहता है कि अरे पता नहीं मेरे फोन में कैसे कैसे ऐप पड़े हैं, चाइनीज पाइनीज, बताओ खुद से डीपी चेंज हो जा रही है, ऑर्डर लग जा रहे हैं, अपने आप पेमेंट हो जा रही है, इसीलिए सब फालतू ऐप हटा रहा हूँ। उसके चाचा कहते हैं कि अरे तो फिर नुकसान हो गया। प्रबिंदु कहता है कि नहीं वो रिटर्न के लिए डाल दिया है मैंने, तो रिफंड मिल जाएगा। तो अब सारे फालतू ऐप हटाकर प्रबिंदु अपना सोने चला जाता है और फोन को बेड के साइड में जो टेबल था उस पर रख देता है और सो जाता है। लेकिन फिर उसे कुछ आवाज आती है तो आंख खोलकर देखा तो उसका फोन गायब था। वो सोचता है कि अरे मेरा फोन कहाँ गया, और फिर उठ के देखा तो रूम में एक लड़की बैठी थी उसका फोन लेकर। वो उसका फोन चला रही थी और प्रबिंदु को देखकर हाय करती है और कहती कि मैं फिर आऊंगी, और गायब हो जाती है। प्रबिंदु हैरान हो जाता कि ये क्या था, वो लड़की कौन थी, एकदम से गायब कैसे हो गई। वो इतना डर गया था कि फिर वो अपने चाचा के रूम में सोता है। इसके बाद जब वो सुबह उठकर बाहर निकलता है तो चाचा पूछते कि कल अचानक चाचा पर इतना प्यार कैसे उमड़ आया जो मेरे रूम में सोने आ गए। इस पर वो बताता कि चाचा कल मैंने एक डरावना सा सपना देखा, रूम में कोई लड़की बैठी थी और वो मुझे ही घूर रही थी। चाचा कहते हैं अरे भाई ये तो कुंवारे लड़कों का आम सपना है, लड़कियां तो आती हैं सपनों में, अब तेरे सपने में लड़कियां नहीं आएंगी तो क्या मेरे सपने में आएंगी। प्रबिंदु कहता है कि नहीं चाचा ये वैसा सपना नहीं था, वो कुछ अलग था, बिल्कुल रियल लग रहा था। उस लड़की की आवाज मुझे क्लियर सुनाई दे रही थी, कह रही थी कि फिर आऊंगी। तो चाचा कहता है अच्छा वैसे ये घर भी 90 साल पुराना है, यहाँ कुछ भी दिख सकता है। अभी ये दोनों उसके बारे में बातें ही कर रहे थे और पीछे वो फोन लेकर ही बैठी थी। अब चाचा तो उठ के चले जाते हैं और जैसे ये पलटा तो उसे देखते ही डर गया, लेकिन वो तो उसे गुड मॉर्निंग कर रही थी, बात करने के लिए बुलाती है, कहती है कि अच्छा है तुम्हारे पास आईफोन है। वो अविनाश के पास तो एंड्रॉइड था और वो तो बहुत डरपोक भी था, आई कांटेक्ट ही नहीं करता था, लेकिन तुम मुझे हिम्मत वाले लग रहे हो, आई कांटेक्ट अच्छा है तुम्हारा। मतलब ये लड़की वही भूत है जो पहले अविनाश के साथ जुड़ी हुई थी और पूजा के बाद अविनाश तो इससे छूट गया, लेकिन अब ये प्रबिंदु से जुड़ गई है और यही है जो इसके फोन में छेड़छाड़ कर रही थी, डीपी बदल रही थी, कपड़े वपड़े ऑर्डर कर रही थी और ये सोच रहा था कि मैंने फोन में कोई गलत सलत चाइनीज ऐप डाल लिया उससे हो रहा है, बैठ के ऐप डिलीट करने में लगा पड़ा है। लेकिन ये तो भूत वूत में मानता ही नहीं था, ये उसे भ्रम समझ रहा था। उसे लगता है कि मुझे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है। फिर वो तुरंत डॉक्टर के पास जाता है और आजकल तो भाई लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले खुद ही पढ़ाई कर लेते हैं, तो ये भी करके गया था। कहता है कि मैंने गूगल पर चेक कर लिया है, मुझे स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है, सारे सिम्टम्स वही हैं। डॉक्टर कहता है भाई मैं देख लूं, पहले पूरी बात बताओ क्या दिक्कत है, क्या दिखता है, कैसा लगता है। तो ये बताता है कि डॉक्टर एक लड़की है, हर जगह दिख रही है, मुझसे बात भी कर रही है। डॉक्टर कहता है कि अच्छा क्या अभी भी वो तुम्हें यहाँ दिख रही है। वो कहता है कि नहीं अभी तो नहीं दिख रही। डॉक्टर पूछता अच्छा कब से हो रहा है सब। तो ये सारी बात बताता है कि पहले ये प्रॉब्लम एक लड़के को थी, उसको कोई लड़की दिखती थी, मैं उसके यहाँ पूजा करने गया था, पूजा से वो तो ठीक हो गया, लेकिन अब मेरे साथ वो सेम प्रॉब्लम हो रही है, मुझे भी कोई लड़की दिख रही है। डॉक्टर कहता है कि हाँ तो जैसे तुमने पूजा करके उस लड़के को ठीक कर दिया, वैसे ही पूजा करके तुम भी खुद को ठीक कर लो। तो ये कहता है कि नहीं डॉक्टर मेरी तो आस्था ही नहीं भगवान पर, मैं तो नास्तिक हूँ। डॉक्टर चौंक जाता है कि अरे तो फिर तुम ये सब पूजा कैसे कर रहे हो। जिस पर वो डॉक्टर को सारी बात एक्सप्लेन करता है कि क्योंकि वो पंडितों की फैमिली से है तो उससे भी सब कर्म कांड आते हैं, 20 साल तक तो वो भी सब किया है, लेकिन फिर बाद में उसकी आस्था टूट गई।
तो सब छोड़ दिया, घर भी छोड़ दिया और गिटारिस्ट बन गया। लेकिन उससे कमाई इतनी हो नहीं रही और फिर पैसे की थोड़ी दिक्कत आ गई, तो इसीलिए अब वो ये काम कर रहा है कुछ टाइम के लिए। डॉक्टर उसकी सारी बात सुनता है और फिर पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी आस्था क्यों टूटी। तब वो यहाँ पर वो इंसिडेंट बताता है जिसकी वजह से वो नास्तिक बन गया। तो हुआ ये था कि एक बार वो अपनी पूजा में लगा हुआ था और तभी इसकी माँ इसको आवाज लगा रही थी, लेकिन ये नहीं किया कि पहले पूजा खत्म कर लूं, फिर माँ की बात सुनूंगा कि क्या कह रही है। और फिर जब ये पूजा खत्म करके गया तो इसकी माँ खत्म हो गई थी, उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था। और ये कहता है कि बस उस दिन से इसका भगवान और पूजा पर से मन उठ गया। डॉक्टर कहता है कि अब मैं सब समझ गया, ये जो तुम्हारा पुराना ट्रॉमा और गिल्ट है ना, इसी की वजह से हो रहा है सब। और फिर वो उसे कुछ दवाइयाँ बताता है कि इससे ठीक हो जाएगा। बस फिर क्या था, दवाई लेकर प्रभेंदु अपने घर चला जाता है, सोने से पहले दवाई खाता है और फिर चेक करने जाता है कि अब वो लड़की तो नहीं दिख रही कहीं। तो बेड के नीचे चेक करता है तो वहां कुछ नहीं दिखता, अलमारी के अंदर देखता है वहां भी नहीं दिखती, बाथरूम में देखता है वहां भी कुछ नहीं दिखता। तब जाकर ये रिलैक्स हो जाता है कि चलो सही है, अब वो नहीं दिख रही, मतलब दवाई काम कर रही है। फिर वो आराम से सो जाता है। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद उसे झूले की चूं चूं सुनाई देती है, जैसे कोई झूला झूल रहा हो। तो वो उठ जाता है और सोचता है कि यार इतनी रात को झूले पर कौन बैठा है। फिर जाकर देखा तो वही भूत झूले पर बैठी थी इसका फोन लेकर और रील देख रही थी उसमें। और इसे देखकर कहती कि अरे तुम तो उठ गए, देखो मेरा तुम्हें डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप आकर यहाँ बैठ गई थी। अब प्रविंदु को तो लगता है कि वो फिर कोई सपना देख रहा है। वो अपना गाल थपथपाने लगता है कि उठ जा भाई, सपना है। तो वो कहती कि नहीं नहीं रिलैक्स हो जाओ, ये कोई सपना नहीं है, देखो अभी घड़ी में 1:40 हो रहे हैं, तुम्हारे चाचा अभी वॉशरूम होकर गए हैं और हर बार की तरह फ्लश करना भूल गए हैं। कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। और फिर वो अपनी पावर से खड़े खड़े यहीं से फ्लश वाला बटन दबा देती है और प्रविंदु को फ्लश की आवाज सुनाई देती है। फिर वो कहती है कि अच्छा आप ये बल्ब जलाकर दिखाऊं। फिर वो चुटकी बजाकर उसे जलाती है, लेकिन बल्ब जलते ही फूट जाता है। तो ये कहती अरे गड़बड़ हो गई, वो क्या है ना कि अभी नहीं होना तो सीख रही हूँ। इतने में इसके चाचा उठ के आगे कि क्या फूटा। और फिर वो ध्यान दिया कि चाचा इस लड़की को नोटिस क्यों नहीं कर रहे। तो ये उसको बताती है कि अरे वो मुझे नहीं देख सकते, ये देखो। वो शॉक्ड रह गया कि ये कैसे पॉसिबल है। तभी चाचा उसे फिर पूछते हैं कि बताएगा क्या फूटा है। तो ये बताया कि वो बल्ब फूट गया, शायद वोल्टेज की गड़बड़ी से। चाचा कहते हैं ओह अच्छा अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं। फिर वो चले गए सोने। और अब तक तो ये समझ गया था कि ये कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि बल्ब सच में फूटा है और चाचा ने उसकी आवाज भी सुनी है। और इसलिए वो सीधा उससे बात करता है, उससे पूछता है कि तुम हो कौन, क्या हो तुम। तो ये कहती कि देखो आई हेट टू से दिस बट आई एम अ घोस्ट। अब ये सुनती हो धीरे से 2 कदम पीछे लिया और फिर एकदम से भागा दरवाजा बंद करके। अगले दिन फिर वो रुपेश को बुला लिया और सब बता दिया कि भाई एक लड़की का भूत मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, अभी भी वो मेरे रूम में है, मैंने उसे यहाँ बंद कर रखा है। रुपेश कहता अच्छा वो यहाँ अंदर रूम में है, चलो ठीक है दिखाओ मुझे। लेकिन जब वो दरवाजा खोला तो वहां पर कोई नहीं था। प्रबिंदु कहता कि लगता है चली गई, लेकिन वो फिर आएगी मुझे यकीन है। तो रुपेश अब क्या करता है कि प्रबिंदु के लिए वो भूत भगाने वाली पूजा करता है। और फिर पूजा अच्छे से संपन्न होने के बाद प्रबिंदु से कहता है कि ठीक है भाई मैंने पूजा कर दी, तो अब तू परेशान मत हो, वो जो भी चीज थी अब चली गई है, अब वो नहीं आएगी। और अब भाई तो थोड़ा मंदिर मंदिर भी जाना शुरू कर, फिर तेरे पीछे ऐसी चीजें नहीं आएंगी। अब इन दोनों को लग रहा था कि वो चली गई, लेकिन वो तो इनके पीछे ही खड़ी थी, इनकी बातें सुन रही थी। और फिर रुपेश के जाने के बाद जब ये पलटा तो उसे फिर से सामने देखकर चौंक पड़ा और वो तो गुस्से में थी। कहती कि क्या कह रहा था वो मुझे, चीज, मैं चीज हूँ। ये देखा कि भूत तो बिगड़ गई भाई, भाग लो। तो ये भागने लगा, लेकिन तभी दरवाजा खटाक से बंद हो गया। ये और डर गया, हाथ जोड़ लिया कि प्लीज मुझे कुछ मत करो। लेकिन वो उसे कुछ नहीं करती, वो तो बस ये कहती है कि तुम बिना बात के कहाँ जा रहे हो, क्या तुम ऐसे ही भागते रहोगे। अच्छा ये बताओ कि हॉरर मूवी में जैसे भूत करते हैं क्या मैंने तुम्हारे साथ किया, क्या कभी मैंने तुम्हें डराया या कोई नुकसान पहुंचाया, हाँ या ना, बोलो। वो कहता कि नहीं। तो वो कहती कि ओह जीसस तो फिर क्यों डर रहे हो मुझसे, पता है मेरे लिए कितना मुश्किल है, मुझे ऐसे बार बार गिल्टी फील होती है। अब उसके मुंह से ओह जीसस सुनते ही वो समझ गया कि अच्छा तो ये क्रिश्चियन है। बस फिर क्या था, अब वो दुकान पर जाता है क्रॉस लेने, वहां पर बहुत सारे क्रॉस थे, सोच रहा था कि कौन सा लूं। और तभी वो भूत वहीं पर आ गई। तो ये तुरंत एक क्रॉस निकाल लेता है, उसे दिखाता है, तो वो पीछे होने लगती है। तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, फिर ये आगे होने लगता है, लेकिन फिर वो रुक जाती है और खुद ही उसके हाथ से क्रॉस ले लेती है कि लाओ इधर लाओ। और कहती कि क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा, यहाँ चारों तरफ क्रॉस है देखो, फिर भी मैं यहाँ खड़ी हूँ। अरे गॉड को मुझसे कोई प्रॉब्लम होती तो मैं अब तक गायब ना हो जाती। देखो सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि मैं भूत कैसे बनी और मैं इसमें से कैसे निकलूं। अरे मुझे तो अपना नाम तक याद नहीं, मैं कौन हूँ, मैं क्या थी, मुझे कुछ नहीं पता। इतने में तभी प्रविंदु को स्टूडियो से कॉल आता है। उसको पता चलता है कि मुंबई से वो जो म्यूजिक डायरेक्टर इसके साथ काम करना चाहता था, आज वो इसके साथ वीडियो सेशन करेगा, तो 6 बजे वो स्टूडियो आ जाए। और वो भूत ने भी सुन लिया था और वो तो बधाई दे रही थी कि बधाई हो, लेकिन ये बदले में उसे थैंक यू भी नहीं बोला, ऐसे ही चल दिया।
जिससे वो बहुत दुखी हो जाती है। मतलब कि वो बहुत अच्छी है, एक गुड सोल है। यही वो प्रबिंदु को कब से समझाना चाह रही है, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा। वो तो बस उससे डर रहा है, भाग रहा है और बस उससे पीछा छुड़ाना चाह रहा है। जबकि इसका कहना है कि ये तो खुद परेशान है, वो जानबूझकर उससे नहीं जुड़ी है, इसलिए अब वो उसे कुछ नहीं कहती। वो अपना बस में जा रहा होता है और ये उससे दूर बैठी थी चुपचाप। फिर स्टूडियो तक पहुंचकर वो नोटिस करता है कि अब वो नहीं दिख रही थी। खैर, अब डायरेक्टर से इसकी वीडियो कॉल पर बात होती है और वो प्रबिंदु को एक धुन बजाने के लिए देता है, तो ये बजा के सुना देता है। लेकिन डायरेक्टर को मजा नहीं आता, तो फिर ये उसी धुन की कई वेरिएशन ट्राई करता है। लेकिन डायरेक्टर संतुष्ट नहीं हो रहा था और उसकी बेइज्जती करने लगता है कि भाई क्या कर रहा है, ऐसे बजाने वाले तो हमारे पास बहुत है। तभी अचानक वो भूत स्टूडियो में आ जाती है और वो प्रबिंदु की मदद करती है, उसको एक अलग वेरिएशन बताती है। प्रबिंदु वही बजा के सुना देता है और वो डायरेक्टर को इतना पसंद आ जाता है कि वो उसको सीधा मुंबई बुला लेता है रिकॉर्डिंग के लिए। तब जाकर प्रबिंदु के चेहरे पर मुस्कान आई, भूत भी खुश हो गई, क्योंकि इस बहाने से उसे एक बात तो पता चल गई कि उसे म्यूजिक की समझ है, म्यूजिक से उसका कनेक्शन है। क्योंकि इससे पहले वो अविनाश से जुड़ी थी, वो भी गिटार बजाता था और फिर उससे छूटी तो इससे जुड़ गई और ये भी म्यूजिक से जुड़ा हुआ है। कहती कि मतलब म्यूजिक हम तीनों को जोड़ती है। फिर ये दोनों बैठकर म्यूजिक के बारे में बातें करने लगते हैं और आखिरकार दोनों की दोस्ती हो जाती है, इतनी कि दोनों एक दूसरे का निकनेम भी रखने लगते हैं। भूत तो कहती है कि वो उसे प्रभा बुलाएगी, लेकिन अब प्रबिंदु उसको क्या बुलाए। अब उसको भूत कहलवाना तो पसंद नहीं था, नाम उसका क्या था उसको याद ही नहीं, तो इसीलिए वो खुद को डेलुलु नाम दे रखी थी, मतलब डिल्यूजन। और इसीलिए वो प्रभा से कहती है कि आज से वो उसे डेलुलु ही बुलाए, तो वो कहता है कि ठीक है डेलुलु। अब वो सोच रहा था कि भूत से दोस्ती के क्या क्या फायदे हैं ये भी जान लो। वो कहता है अच्छा डेलुलु, तुम और क्या क्या कर सकती हो। वो मुझे 500 की जरूरत है, दे सकती हो। तो अफेंड हो जाती है, ओ हेलो, मैं कोई बोतल से निकली हुई जिन नहीं हूँ। हाँ, कुछ छोटी मोटी चीजें मैं कर सकती हूँ, जैसे उस दिन वो आदमी तुम्हारे साथ बदतमीजी किया तो मैंने उसका एक्सीडेंट करवा दिया। मतलब वो जो रुपेश का पुराना असिस्टेंट था, उसका एक्सीडेंट ये करवाई थी। और इस पर इसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। Oh my God. अच्छा, डेलू यहाँ पर ये कहती कि मुझे अपने दोस्त, अपने फैमिली वालों के बारे में कुछ याद नहीं, बस एक बात याद है कि मेरे मरने से पहले किसी ने कहा था कि हाँ, मतलब कोई चाहता था कि मैं मर जाऊं। मतलब जो बात सबसे दुख देने वाली थी वही बात बेचारी को याद थी। खैर, डेलोलो ने प्रविंदु का इतना बड़ा काम करवा दिया था, तो अब उसका भी फर्ज बनता है कि वो भी उसकी मदद करे। तो क्या करता है, डेलोलो को कई सारे कब्रिस्तान लेकर जाता है कि शायद वो अपनी कब्र पहचान ले या कोई नाम देखकर उसे अपना नाम याद आ जाए, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता, तो ये आइडिया फ्लॉप हो जाता है। फिर एक शाम दोनों एक मेले में घूमने जाते हैं, वहां पर थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं और फिर नदी किनारे बैठकर बातें करने लगते हैं। इसी दौरान प्रबिंदु कहता है कि अच्छा डेलुलु, क्या तुम इंसानों को छू सकती हो। तो वो कहती कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और इसके अगले ही पल प्रबिंदु के फेस पर एक हल्का सा हवा का झोंका सा महसूस होता है और डेलुलु बताती है कि ये है उसका टच। फिर वो कहता है कि लाओ फोन लाओ, देखता हो कि तुम्हारी फोटो भी आती है कि नहीं। लेकिन वो कैमरे में नहीं दिख रही थी, उल्टा उसमें दूर खड़े कुछ नशेड़ी लड़के दिख जाते हैं जो वहां पर ड्रग्स की लेन देन कर रहे थे। और वो लोग इसको देखकर समझते हैं कि ये उनकी वीडियो बना रहा है, तो भड़क गए, उसको अपने पास बुलाते हैं कि इधर आ। लेकिन ये नहीं जाता है, डर जाता है। तो फिर वही इसके पास में आ जाते हैं कि क्या बे, वीडियो बना रहा है हमारी। प्रविंदु कहता है कि नहीं बेटा, मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, ये लोग गैली देख लो। तो वो लड़का उसका फोन छीन लेता है। डेलुलु कहती कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो, अपना फोन वापस लो उससे। प्रविंदु कहता है देखो बेटा, मैं इस तरह के मामलों में नहीं पड़ता हूँ, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, लाओ मुझे फोन वापस कर दो। लेकिन वो नहीं देता और डेलुलु प्रभा से कहती कि ये तुम क्या कर रहे हो, अरे ये लोग बहुत बदतमीज है, मारो इनको। लेकिन ये तो उनसे प्यार से ही बात कर रहा था, जिसका कि उन लड़कों पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। और फिर वो लड़का उसका फोन फेंकने लगता है, लेकिन अचानक बीच में रुक जाता है, पॉज हो जाता है। और ये किया था डेलुलु ने। अब ये लड़का तो पुतला बन गया और बाकी सारे इसे देखकर शौक में पुतला बन गए, मतलब चुपचाप खड़े रह गए। और प्रविंदु तो अपना फोन लिया और डेलुलु के साथ निकल गया। फिर कुछ सेकंड्स के बाद ही वो लड़का नॉर्मल हो जाता है और पूछता है कि क्या हुआ था, मुझे लगता है नशे का असर था। अच्छा, वो आदमी कहाँ गया। तो ये लोग बताते हैं कि वो तो फोन लेकर चला गया, अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। फिर ये सब भागते हैं उसे पकड़ने के लिए। अगले ही पल सब प्रभा के पीछे थे और वो डर के मारे तेज तेज चलने लगता है, जिस पर डेलुलु कहती कि अरे तुम उनसे भाग क्यों रहे हो, मारो इनको, क्या तुम जिंदगी भर ऐसे ही डरते रहोगे। ये कहता है कि नहीं। तभी एक लड़का उस पर अटैक करने आता है, तो फिर ये दिया उसको खींच के, वो गया नीचे पानी में। फिर बाकी लड़के से लड़ने आए, तो ये लुंगी उठाया और बाकी सबको पेल दिया, अच्छे से कुटाई कर दिया। और लास्ट में उनके लीडर को पकड़ के समझाया कि आज के बाद तुम लोग यहाँ पर कोई भी गलत काम करते हुए दिख मत जाना मुझे। जिस पर वो लड़का सॉरी बोलकर भाग जाता है कि अब नहीं करेंगे। और डेलुलु खुश होकर उसके लिए क्लैप करती है कि वाह, तुमने तो आज कमाल कर दिया। और इन सब के बाद प्रविंदु जो है मुंबई निकलने की तैयारी करता है। डेलुलु भी उसके साथ ही जा रही थी ऑब्वियसली। तो फ्लाइट के अंदर प्रविंदु अपनी सीट पर बैठा था, उसके बगल में एक लड़की बैठी थी। रही बात डेलुलु की, तो उसे साइड में खाली सीट मिली थी, वहीं बैठ गई। तभी कुछ टाइम के बाद प्रविंदु के बगल में जो लड़की बैठी थी वो उससे कहती कि मुझे याद आ गया, मैं बेंगलोर में थी।
प्रबिंदु कहता है तो फिर आप गलत फ्लाइट में बैठ गई, ये फ्लाइट तो मुंबई जा रही है। तो लड़की कहती कि अरे प्रभा, ये मैं हूँ डेलुलू। अब दूर से तो बात कर नहीं सकती थी क्योंकि वहां से वो बोलती और ये यहाँ से उसको रिप्लाई करता तो अजीब लगता, इसलिए बात करने के लिए वो इस लड़की को ही पसंद कर ली और कहती कि मुझे याद आ गया है, मैं कोची एयरपोर्ट से बेंगलोर जाया करती थी। प्रबिंदु कहता कि अच्छा, इसके आगे कुछ और याद आ रहा है? वो कहती कि नहीं, और कुछ याद नहीं आ रहा। प्रबिंदु कहता कि चलो कोई नहीं, धीरे धीरे सब याद आ ही जाएगा और फिर तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, चलो बढ़िया है। डेलुलू कहती कि मैं चली गई तो तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? वो कहता कि पता नहीं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है तुम्हारी मुक्ति। जिस पर वो नाराज होकर बैठ गई, मुंह फुला ली। तो फिर ये उसको छेड़ने लगता है, कंधे पर उंगली से पोक करने लगता है, जिस पर वो उसे अजीब तरह से देखती है और वो कहता है कि अरे मैं तो कह रहा था कि तुम्हें बहुत मिस करूंगा। वो कहती मतलब? और फिर ये पता चलता है कि डेलुलू तो साइड में बैठी थी, कहती कि सॉरी, अचानक कनेक्शन टूट गया। मतलब डेलुलू पहले उस लड़की की बॉडी से निकल गई थी और ये उसे डेलुलू समझकर उसे मस्ती कर रहा था, तो फिर इसे उसे सॉरी वॉरी बोलना पड़ गया। दूसरी तरफ मुंबई में हम सादिया नाम की लड़की को देखते हैं जो कि काफी दुखी होती है क्योंकि उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाता है और वो अमेरिका चला जाता है। दूसरी तरफ प्रबिंदु स्टूडियो में होता है और उसकी रिकॉर्डिंग अच्छे से हो जाती है और तभी वहां पर सादिया आती है और डायरेक्टर प्रबिंदु को बताता है कि पहले सादिया को ही उसका म्यूजिक पसंद आया था और सादिया ने ही उसका रेफरेंस दिया था। और जब सादिया प्रबिंदु से पूछती कि तुमने खाना खाया, तो वो कहता है कि नहीं। तो फिर वो उसे मुंबई का फेमस पाव भाजी खिलाने ले जाती है और डेलुल भी इनके साथ ही होती है। यहाँ सादिया प्रबिंदु की काफी तारीफ कर रही थी कि मैं तो बड़े बड़े बैग लेकर आई थी, सोचा था कि रिकॉर्डिंग रात तक चलेगी, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया, बहुत जल्दी काम निपटा दिया। तभी उसके फोन में कुछ मैसेज आते हैं जिन्हें पढ़कर वो रोने लगती है। फिर डेलुलू उसके मैसेज पढ़ के बताती कि अरे इस बेचारी का तो ब्रेकअप हो गया, बहुत दुखी है। वो प्रबिंदु से कहती कि अरे ऐसे घूरते मत रहो, उससे पूछो कि वो ठीक है। लेकिन प्रबिंदु हिचकिचा रहा था तो डायरेक्ट बोलने के बजाय वो बोल देता है कि साध्या, तुम बन और ग्रेवी नहीं खा रही क्या? पूरी फिल्म में इसी लाइन पर मैं प्रॉपर हंसा था। साध्या भी खुद को नहीं रोक पाती, रोते रोते वो भी हंस देती है और उसे करेक्ट करती है कि इसे पाव भाजी बोलते हैं। इसके बाद साध्या और प्रबिंदु खूब बातें करते हैं और साध्या अपने दिल की सारी बातें उससे कह देती है, पूरी ब्रेकअप स्टोरी सुना देती है और अपना मन हल्का कर लेती है। लेकिन उसकी बातें सुनकर डेलुलू का मन भारी हो जाता है। वो प्रबिंदु को बताती है कि मुझे याद आ रहा है कि मैं प्यार में थी, मैं किसी से प्यार करती थी, लेकिन वो किससे प्यार करती थी उसे यही नहीं पता था। फ्लैट में भी वो यही सोच रही थी कि आखिर उसका प्यार कौन था और बगल में प्रबिंदु बैठा उसको याद दिलाने मदद कर रहा था। अब उसी फ्लैट में सादिया भी बैठी थी तो वो प्रबिंदु की सीट अपने पास शिफ्ट करवा के उसे बुला लेती है। अब वो तो खुश हो जाता है क्योंकि वो भी सादिया को पसंद करने लगा था, लेकिन पहले वो डेलुलू की तरफ देखता है जैसे जाने के लिए पूछ रहा हो। वो तो कहती थी कि जाओ, फिर वो तो जाकर उसके पास बैठ जाता है। दोनों हंस हंस के बातें कर रहे थे और बेचारी डेलुलू अकेली बैठी थी दुखी होकर। खैर वापस पहुंचते ही रूपेश प्रबिंदु के साथ एक भूतिया घर की शुद्धिकरण करने जाता है और साथ में डेलुलू भी थी। इसी बीच डेलुलू अलमारी में किसी को देखकर डर जाती है और प्रबिंदु को बताती कि वहां अलमारी में कोई है। फिर प्रबिंदु अलमारी खोलता है तो उसमें से औरत निकलती है बच्चे को लेकर। कहीं से एक आदमी भी निकलकर भागने लगता है तो ये कोई भूत नहीं थे बल्कि बेचारे होमलेस लोग थे जो खाली घर देखकर यहाँ घुसकर रह रहे थे। फिर कहानी आगे बढ़ती है जहाँ साध्या प्रबिंदु में काफी इंटरेस्ट दिखा रही थी, उसे काफी मैसेज वगैरह कर रही थी और अब तो वो उसे मिलने के लिए भी बुला रही थी, लेकिन ये हिचकिचा रहा था, बहाने बना रहा था। जिस पर डेलुलू उसे काफी समझाती है कि उसे जाना चाहिए। तब वो जाता है, उसके साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता है, लेकिन पता नहीं क्यों अब डेलुलू को उन्हें साथ देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। फिर जब प्रबिंदु लौट रहा था तब भी वो कार में चुपचाप बैठी थी, कुछ सोच रही थी और फिर कहती कि मुझे तुमसे कुछ कहना है और सीधा बोल देती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। तो प्रबिंदु कहता कि थैंक यू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। वो कहती कि अरे तुम समझे नहीं, आई एम इन लव विथ यू। वो कहता कि यार अब ये क्या है, पहले तुम्ही ने मुझे और साध्या को करीब लाने का काम किया, अचानक से ये कैसा प्यार जाग गया। वो कहती कि मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ, बस हो गया, मुझे तुमसे प्यार हो गया। प्रबिंदु कहता कि लेकिन हमारे बीच ऐसा रिश्ता नहीं हो सकता, तुम भूत हो और मैं इंसान हूँ। तो ऑफेंड हो जाती है कि देखो मुझे भूत मत बुलाओ तुम। वो कहते कि तो क्या बुलाऊं, तुम्हें अपना नाम नहीं पता, मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता। जिस पर वो कहते कि प्यार शारीरिक नहीं होता, लोग दूर रहकर भी प्यार कर सकते हैं, इसके लिए बस एक इमोशनल कनेक्शन की जरूरत होती है जो कि हमारे बीच में है, बताओ क्या नहीं है। वो कहते कि मेरा वो मतलब नहीं था, देखो मैं प्रैक्टिकल होकर सोच रहा हूँ। आज साध्या ने जब मुझे गले लगाया तो पहली बार मैंने कुछ अलग महसूस किया। आज मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन था और अब तुमने सब खराब कर दिया। तो वो और भड़क जाती है कि कितने सेल्फिश हो तुम, मेरी ही वजह से तुम्हारी जिंदगी बेहतर हुई, कितनी जल्दी भूल गए तुम सारे मर्द एक जैसे होते हैं। फ्लो में अंडरस्टैंड पता नहीं क्या क्या बोलती चलेगी उसको। और तभी साध्या का फोन आता है और प्रभा से फोन उठाने को कहती है, लेकिन वो नहीं उठाता। फिर वो कहती ठीक है सॉरी, उससे बात करो। तो क्या बोलता है,
कि मुझे प्राइवेसी चाहिए। ये सुनकर डेलुलु और हट हो जाती है। उसके ऊपर ये बोलता है कि मुझे अब तुमसे मुक्ति चाहिए, तुम्हारे साय से मुक्ति चाहिए मुझे। और फिर एकदम कार से बाहर निकलता है बिना देखे और बाल बाल बच जाता है। एक कार उसको उड़ा देती है भी। वो कार वाला तो उसे गले देकर चल दिया, लेकिन इस इंसिडेंट से डेलुलु को सब याद आ जाता है और वो एकदम से आकर प्रविंदो के गले लग जाती है। और फिर प्रविंदो को उसकी सारी कहानी दिखने लगती है, जहाँ हम डेलुलु और उसके मॉम डैड को देखते हैं। और डेलुलु का एक छोटा भाई भी था। और यहाँ डेलुलु अपने मॉम डैड को बताती है कि वो एक लड़के को पसंद करती है और कल वो उन्हें उनसे मिलवाना चाहती है। उसकी माँ पूछती है क्या वो भी तुम्हें पसंद करता है। वो कहती है कि उसने अभी तक तो नहीं कहा, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि वो भी करता है, मतलब ये उसको प्रपोज करेगी। उसकी माँ कहती है अच्छा लड़के की फोटो तो दिखाओ, लेकिन वो नहीं दिखाती। कहती कि आप शक्ल से जज करती हो, लड़के की दाढ़ी है और आपको दाढ़ी नहीं पसंद है, और लड़का उम्र में मुझसे थोड़ा बड़ा भी है और वो एक हिंदू है। लेकिन फिर भी डेलू के घर वालों को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। उन्हें तो बस अपनी बेटी की खुशी से मतलब था और वो तो बहुत खुश थी। फिर अगले दिन वो उन्हें कॉफी शॉप पर लेकर जाती है और उस लड़के को भी मैसेज करके आने को बोलती है, लेकिन वो लड़का नहीं आता। उसका मैसेज आता है कि वो नहीं आ रहा, जिससे डेलू दुखी हो जाती है। वो कहती है कि शायद उसे पता चल गया, तो मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करता है। जिस पर उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी जनरेशन को कमिटमेंट से हिचकिचाहट होती है तो ये गुस्सा हो जाती है कि आप बिना कुछ जाने ऐसे जज कैसे कर सकती हैं। तभी उस लड़के का कॉल आता है, तो ये एक्साइटमेंट में बात करने के लिए बाहर निकलती है बिना देखे। तभी एकदम से गाड़ी उसे उड़ा देती है और उस एक्सीडेंट से उसे इतनी चोट आती है कि वो ऑलमोस्ट मर जाती है। उसका ब्रेन डेड हो जाता है और ऐसे में उसे लाइफ सपोर्ट पर जिंदा रखा हुआ था, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि उसके बचने का कोई चांस नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप उसे इस तकलीफ से मुक्त कर दे। मतलब वो लाइफ सपोर्ट हटाने की परमिशन मांग रहा था। तब लास्ट में डेलुल के डैड उसके छोटे भाई से बात करते हैं कि बेटा तेरी बहन बहुत तकलीफ में है, जिसे मुक्त करने के लिए डॉक्टर्स को मेरी परमिशन चाहिए, लेकिन मैं जब तक हाँ नहीं कहूंगा जब तक तुम हाँ नहीं करोगे। उसका भाई पूछता है तो क्या दीदी से खुश होंगी। उसके पापा कहते हैं कि हाँ। फिर वो भी हाँ बोल देता है, जिसके बाद डेलुल का लाइफ सपोर्ट हटा दिया जाता है और तब वो प्रॉपर मर जाती है। मतलब मरने से पहले जो हाँ सुनी थी वो उसके भाई ने बोला था। रही बात कि वो अविनाश से कैसे जुड़ी थी, तो जो अविनाश था वो उसके भाई के स्कूल में पढ़ता था, वही उसको स्कूल से हॉस्पिटल लेकर गया था और शायद यहीं से डेलुल की आत्मा से जुड़ी होगी। और इनके कनेक्शन का रीजन क्या था, म्यूजिक। और फिर जब प्रबिंदु उसके सामने आया तो उससे कनेक्ट हो गई। और इसका रीजन सिर्फ म्यूजिक नहीं था, बल्कि एक और रीजन था कि जिस लड़के से डेलुलु प्यार करती थी, प्रबिंदु उससे कुछ सिमिलरिटीज शेयर करता था। जैसे उसकी भी दाढ़ी थी, वो भी उम्र में बड़ा था और हिंदू था। मतलब वैसे तो नास्तिक था, लेकिन प्रेजेंट तो खुद को एज अ हिंदू पंडित ही किया था ना। ये वो मेन रीजन था जिससे कि वो अविनाश से डिस्कनेक्ट होकर तुरंत इससे कनेक्ट हो गई थी। और तब उसे रीजन नहीं पता था, लेकिन फाइनली अब उसे सब याद आ गया था। वो अपने पापा मम्मी भाई सबका नाम बताती है और प्रबिंदु से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहती है कि डेलुलु। वो कहता है कि अपना असली नाम बताओ, तो फिर कहती है कि डेलुलु मतलब डेल्यूजन, मतलब कि माया, माया मैथ्यूज। और इसी के साथ वो चली जाती है, गायब हो जाती है। लेकिन माया के जाने के बाद प्रबिंदु अब उसे बहुत मिस कर रहा था। उसकी सारी बातें उसे याद आ रही थी, कैसे माया की वजह से उसकी लाइफ खुशी से भर गई थी और अब वो एकदम से चली गई। वो उसके लिए इतना कुछ किया और ये उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। इस बात का भी उसे गिल्ट था। तो ये सब अब वो अपने चाचा से शेयर करता है, जिस पर कि उसके चाचा बताते हैं कि देखो, एक आत्मा की सभी अधूरी इच्छाएं पूरी होने पर ही उसे मोक्ष और शांति मिलती है। माया के पेरेंट्स ने उस लड़के को कभी नहीं देखा जिससे वो प्यार करती थी, जिससे वो मिलवाना चाहती थी। लेकिन प्रबिंदु को भी नहीं पता था कि वो लड़का कौन है। खैर वो जो भी हो, प्रबिंदु उससे कुछ सिमिलरिटीज तो शेयर करता था और इससे वो समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। माया ने उसको बताया था कि उसके पिता का नाम विनोद मैथ्यूज है। कुट्टी काना में उनका मैजिक हिल प्लांटेशन है, जिसकी हेल्प से वो माया का एड्रेस पता कर लेता है। उसके घर जाता है, वहां उसकी माँ मिलती है, कहता है कि माया का दोस्त है, उनसे माया के बारे में बातें करता है। इसी बीच उसकी माँ ये कहकर चली जाती है कि मैं पीने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। और फिर यह माया की फोटो देखता है वहां पर और बहुत ही प्यार से दिख रहा था। तभी पीछे से उसकी माँ आती है और ये नोटिस कर लेती है और उन्हें लगता है कि माया जिससे प्यार करती थी ये वही तो नहीं, क्योंकि वो बताई थी कि उसकी दाढ़ी थी, उम्र में थोड़ा बड़ा था और हिंदू था। इसलिए वो उससे पूछती है कि जिस लड़के से माया प्यार करती थी वो तुम ही थे ना प्रबिंदु। और ये बोल देता है कि हाँ। अब ये झूठ भी था, लेकिन एक तरह से सच भी था, क्योंकि माया ने जाने से पहले प्रबिंदु से ही कहा था कि वो उससे प्यार करती है। तो इस तरह से माया की माँ उस लड़के को देख ली जिससे माया प्यार करती थी, जिससे कि माया की आखिरी इच्छा भी पूरी हो गई और उसे मोक्ष मिल गया। लास्ट में प्रबिंदु को अपने फेस पर हल्का वाला हवा का झोंका फील होता है, जो कि माया का लास्ट टच था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लाइफ में काफी आगे बढ़ चुका था और एक बड़े कॉन्सर्ट में वो परफॉर्म कर रहा था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सर्वम माया मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस फिल्म की कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा।
पसंद आया तो वीडियो को लाइक और हाइप कर दीजिएगा। तो मैं अब आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।